Hi students, good afternoon all of you and welcome to this session. As you guys know, हमारा बोर्ड्स ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने वन शॉट सेशंस सारे चैप्टर्स के कर लिए थे and we also have done the previous year questions of both chemical reactions and equations and also acids, bases and salts. ठीक है, तो आज आपका थर्ड PYQs का सेशन है and it is on metals and non-metals. So देखो फर्स्ट दो चैप्टर्स हैं उनमें से फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आ रहा है, बट ये जो चैप्टर है तुम्हारा इससे सरप्राइजिंगली मुझे मतलब मैंने सैम्पल पेपर देखा तो मुझे फील हुआ कि इससे काफ़ी कुछ पोर्शन आ रहा है. तो ऑल्सो आई गेव यू अ ब्लू प्रिंट रिगार्डिंग द केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर कि आपका कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है. तो देखो इस चैप्टर को कहाँ कहाँ ज़्यादा वेटेज दी गई है, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो पहली बात तो जो सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है, एंड 1 असर्शन रीजन क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी इसी चैप्टर से आ रहा है, ठीक है. तो हमें ऑब्वियसली सेक्शन ए के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, है ना. देन ऑल्सो इन सेक्शन सी एंड इन सेक्शन बी वाला तो चलो ये है एक ही क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का चैप्टर 2 से, बट देयर इज स्टिल अ डाउट कि चैप्टर 3 से भी आ सकता है. इन चैप्टर्स में इंटरचेंज आपको हो सकता है देखने को मिल जाए बिकॉज वेटेज ऑलमोस्ट क्लोज ही है, मतलब दोनों 6 नंबर के ही वेटेज रख रहे हैं चैप्टर्स. चैप्टर 1 इज फॉर 5 मार्क्स, चैप्टर 2 एंड 3 आर फॉर 6 मार्क्स ईच, और उसके बाद 8 या 9 मार्क्स का आपका चैप्टर 4 आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है विदाउट एनी चॉइस. अब उसके बाद बाकी क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस में इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिखेंगे. ओके, हो सकता है पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर से ना हो, पार्ट्स में हो इस चैप्टर से, ठीक है. मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का इस चैप्टर से आ गया है विच इज प्रेजेंट इन सेक्शन सी, ठीक है. जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आयरन और एल्यूमिनियम और मैंगनीज डाइऑक्साइड की, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, विच इज फ्रॉम चैप्टर 1. बट जो थर्ड पार्ट है वो ये है उस क्वेश्चन का कि इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन क्यों कहा जाता है और इसका पर्पस कहाँ है, तो वो चैप्टर 3 से आ जाता है पार्ट, ठीक है. तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे. आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थियरी क्वेश्चंस दोनों ही देखने वाले हैं जो इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चंस फ्रॉम योर सैम्पल पेपर. जो सैम्पल पेपर में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने रख लिए हैं, वो भी हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Which of the following options gives the process of extraction of mercury from its ore cinnabar? अब देखो ये मैंने क्वेश्चन क्यों रखा है तुम्हारे लिए, क्योंकि सिनेबार मैंने हमेशा पॉइंट आउट किया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स. अगर आपको सिनेबार पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. तो सिनेबार इज HGS, ठीक है. कॉमन सेंस सल्फाइड ओर है, पहले आप इसकी रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन गैस से बर्न करवाएंगे तो आपको HgO मिल जाएगा, फिर आप इसको हीट कर देंगे तो आपको मर्क्यूरी मेटल ही मिल जाता है. 2 रिएक्शंस का सिंपल सा प्रोसेस है इसका. तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है. कूलिंग सिनेबर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, नो, कूलिंग से नहीं होगा. कूलिंग सिनेबर, कूलिंग लिखा आ गया तो कूलिंग तो नहीं बेटा, हीटिंग होना चाहिए. कन्वर्ट सिनेबार टू कन्वर्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करो एंड देन हीटिंग इट अगेन. हाँ, तो ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है. देन सिनेबर इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, नो, लिमिटेड एयर से कुछ भी नहीं होगा. तो ऑप्शन सी यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि हमें प्रोसेस ऑलरेडी पता था, उस हिसाब से ऑप्शन सी फिट्स एज द बेस्ट आंसर, राइट. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बेटा वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है. और इन फाइल्स में आंसर्स भी हैं, ओके. दीज क्वेश्चन फाइल्स हैव आंसर्स ऑल्सो विद देम. थियरी क्वेश्चन हो चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, आंसर्स प्रेजेंट होंगे. तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें हम लोग टाइम से प्रोवाइड कर पाएँ. सेशन कंप्लीट होते ही फाइल्स टेलीग्राम पर चली जाती हैं, ओके. नाउ this is very 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 important because electric refining of copper बहुत ज़्यादा important है बेटा, ठीक है. चाहे थियरी पार्ट में आए चाहे मल्टीपल चॉइस में आए, दोनों में आने की उम्मीद है. इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. चलिए, तो ये आपका एक डायग्राम है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. अब ये हमें चलो पता ही है, राइट. वी नो दिस एंटायर प्रोसेस कि आपका जो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर होता है, इससे हम कॉपर निकालना चाहते हैं, राइट. देन जो कैथोड होता है वो प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है जिसपे हम चाहते हैं कि हमारा और मेटल जाके डिपॉजिट हो, राइट. तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये सारा आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स रीड दी ऑप्शंस. व्हेन करंट इज पास्ड, प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड.
बात तो सही लग रही है, ठीक है, कॉपर जो एनोड से आएगा, लेकिन एनोड आपका प्योर कॉपर नहीं है, राइट? तो पार्शियली सही है स्टेटमेंट। और देखते हैं, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कॉपर आयन सॉल्यूशन में आते हैं, ये भी पार्शियली सही बात है। When current is passed, pure copper from the electrolytic solution deposits at the anode. Anode पे कभी डिपॉजिट नहीं होगा, anode is the पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कभी नहीं जाएंगे। When current is passed, pure copper from electrolytic solution deposits at the cathode. तो ये सबसे सही स्टेटमेंट है बेटा। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो, अगर हम इस डायग्राम को देखें, आप जब ऑन करोगे सर्किट को, तो कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन में है, क्योंकि आपका कॉपर का ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। सल्फेट जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, वहां से कॉपर आयंस को लेगा, सॉल्यूशन में वापस ले आएगा, तो वहां से सॉल्यूशन में आयंस आएंगे और सॉल्यूशन से फिर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिकम्स द मोस्ट लाइक द बेस्ट स्टेटमेंट हियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन टेक्निकली इतना सिंपल नहीं था, है ना, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इट वॉज नॉट दैट सिंपल अ क्वेश्चन, राइट? चलिए, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, सीबीएसई की फेवरेट इक्वेशन है बेटा, इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी की बुक में है और विद इमेज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। What products are formed in this reaction? It's a combination exothermic reaction। ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि इस रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये रिएक्शन उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, राइट? वेरी इजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो बस रिएक्टिविटी कंपेयर करो। क्या आयरन मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है? नो, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या आयरन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती। क्या लेड मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? दूर दूर तक नहीं। क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? दिस इज नाउ ट्रू। और ये इक्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है, कुछ देर बाद आप देखेंगे तो वो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा, बिकॉज ये रिएक्शन हो जाती है। अब क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कॉपर सल्फेट इनिशियली प्रेजेंट था, विच इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज अ पेल ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। इसी वजह से आपको कलर चेंज जो है नजर आ रहा है, राइट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर। नाउ व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, फॉर एग्जांपल सल्फर को आपने पानी में डाल दिया है, तो क्या होगा? CO2 गैस इज फॉर्म्ड, H2 गैस इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो ये ध्यान रखना बेटा, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, दे कांट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आगे जाके आपको पढ़ाई जाएगी कि क्यों ये रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, दे कांट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन। इन सिंपल वर्ड्स आपको 10th में ये समझना है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती। नॉन मेटल्स ना तो पानी से रिएक्ट करेंगे, ना ही एसिड से रिएक्ट करेंगे। वो मेटल्स का ही काम है पानी और एसिड से रिएक्ट करना, वो भी सारे मेटल्स नहीं करते, बट नॉन मेटल में से कोई नहीं करेगा कि पानी से रिएक्शन हो गया या एसिड से रिएक्शन हो गया। तो नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated nitric acid and concentrated HCl in the ratio of HNO3 और HCl का मिक्सचर बनता है। आपसे पूछा गया है इनका रेशो क्या होता है। अब हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम 1:3 है, 3:1 है, 3 और 1 है कहीं, तो ये तो समझ में आता है सबको, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कितना मतलब कौन सा कितना एसिड है, राइट? सो जिसमें 3 आ रहा है वो 1 ही पोर्शन है, दी हेवियर एसिड वो सिर्फ 1 पोर्शन है, वाइल HCl 3 मतलब 3 प्रोपोर्शन है। मतलब मान लो मैं 100 ml का एक्वा रीजिया बना रही हूँ, तो 25 ml मेरे को नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा और 75 ml मुझे HCl चाहिए होगा। तो ये दोनों मिलके मुझे 100 ml एक्वा रीजिया दे देंगे, विच इज अ फ्यूमिंग लिक्विड एंड इट कैन रिएक्ट विद
द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द मेटल्स, मतलब गोल्ड और प्लैटिनम भी इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इस पे पहले क्वेश्चन आता था सीबीएसई में कि एक गोल्ड स्मिथ है जो आपकी ज्वेलरी क्लीन करने के लिए आता है, बट जब ज्वेलरी वापस आती है तो वो लाइट हो चुकी होती है ओरिजिनल वेट से, क्योंकि उसमें जब वो क्लीन करता है वो एक्वा रीजिया से करता है, उसमें थोड़ा गोल्ड डिजोल्व कर लेता है, विच ही कैन यूज लेटर ऑन, उसमें से वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 1:3 रिस्पेक्टिवली बिकम्स द करेक्ट रेशियो ऑफ HNO3 एंड HCl इन एक्वा रीजिया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या ऑलराइट नाउ, सो ऑन एडिंग, अब ये बेटा सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, आपका मेटल X था, आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। ठीक है, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, मतलब कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, विच इंडिकेट्स कि आपका जो मेटल है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना ही चाहिए। It should react with this acid. The metal should be more reactive than hydrogen, and it should displace hydrogen from the acid, right? Which of the following correctly represents metal X? Obviously, देखो सल्फर तो नॉन मेटल हो गया, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सिल्वर इज इवन लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सोडियम यहाँ पे आपका आंसर ऑफ चॉइस बनता है कि हाँ सोडियम ऐसा मेटल होगा जो यहाँ पे ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर जो आपके टेस्ट ऑफ गैसेस हैं, वैसे तो सेकंड चैप्टर का पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, बट यस हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के जो टेस्ट वो है बेटा, टेस्ट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में आने के डेफिनेटली 100% चांसेस है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा इन पे, बट हाँ दे विल बी अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन अ केस स्टडी क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ थियरी क्वेश्चन, मिक्सचर चलेगा। कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन होते हैं मोल्टन आयरन से, तो आपको मोल्टन आयरन चाहिए, तो ऐसे रिएक्शन जिसके रिजल्ट में मोल्टन आयरन बन रहा हो, तो देखो एक तो रिएक्टेंट आपको दिया है एल्यूमिनियम, दूसरा X से इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आयरन का कंपाउंड है, राइट? तो वो जो तो वो जो कंपाउंड है इट इज Fe2O3, राइट? जब ये रिएक्शन होगा आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, दोनों सॉलिड्स हैं पाउडरी फॉर्म में, एल्यूमिनियम की फाइलिंग्स बेसिकली, रिएक्शन कराओगे तो एज अ रिजल्ट यू गेट Al2O3 एंड आयरन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट टू इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये कि जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल्ट हो जाता है, दैट इज हाउ इट इज यूज्ड टू फ्यूज द रेलवे ट्रैक्स। फाइन, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, वो हमने कंपाउंड X आइडेंटिफाई कर लिया है। नेम द रिएक्शन, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज थर्माइट रिएक्शन एंड यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर में नहीं आ सकता, ये 2 नंबर में ही आएगा, जो आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स है बेटा, ये हाफ हाफ ईच है। ठीक है, रिएक्शन का आपका 1 नंबर है, और मैं फिर बता रही हूं बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड X इज Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन। आपने रिएक्शन लिख दी, इसमें स्टेट्स नहीं मेंशन है, बट आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट, स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी इक्वेशन लिख के आ रहे हो उसको इतना इंफॉर्मेटिव बना के आओ कि टीचर को पढ़ते हुए लगे कि हाँ इस बच्चे को सिर्फ इक्वेशन नहीं लिख रहा है बच्चा, इसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, और क्लियर लिखो, मतलब ऐसे हॉच पॉच करके नहीं लिखना इक्वेशंस को कि रिएक्टेंट समझ नहीं आ रहे, प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहे, स्टेट के साथ एकदम घुसेड़ के लिखा हुआ है। स्पेस का ध्यान रखना, बैलेंसिंग के लिए हमेशा थोड़ा सा स्पेस पहले छोड़ दिया करो, जैसे तुमने ये लिखा तो एल्यूमिनियम के आगे स्पेस था, अब Fe2O3 के आगे भी मैंने सेफ साइड स्पेस छोड़ा है कि अगर मान लो बैलेंसिंग में कोई कोएफिशिएंट लगाना है हमें तो स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू राइट द इक्वेशन नीटली। ओके, नेक्स्ट, ऑलराइट, identify the reaction, give the reaction involved during extraction of zinc from its ore by roasting of zinc ore and calcination of zinc ore। अब देखो ये आपसे क्वेश्चन ना रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पे है,
और टेक्निकली कॉन्सेप्ट है कि रोस्टिंग आप किस ओर की करेंगे, तो वो ZnS की होगी, दैट इज जिंक ब्लेंड। तो कुछ कुछ ओर्स तुम्हें बेटा जैसे जिंक के ओर्स और आपका सिनेबार, आपका आयरन का ओर, सोडियम क्लोराइड सोडियम का ओर है, कॉपर का और क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सब पता होने चाहिए। क्यूप्रिक सल्फाइड एक्चुअली कॉपर ग्लैंड्स है, उससे आप क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसे करके कुछ और आपको पता होने चाहिए। कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और होगा वो कैलामाइन का, जिंक कार्बोनेट दैट इज कैलामाइन। कॉमन नेम्स क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में, इट्स इंपॉर्टेंट इन ओर्स के आप कॉमन नेम्स भी याद करें। तो रोस्टिंग तो सिंपल है बेटा, आपका सल्फाइड और था, आपने उसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाया इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आपको ऑक्साइड मिल गया, दिस वाज द मोटिव ऑफ दिस रिएक्शन। देन कैलामाइन को आप हीट करेंगे, देखो दोनों रिएक्शंस हीट करने पे होती हैं, यू गेट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन आपको यहां से भी ऑक्साइड मिल गया। आगे सिंपल है, ये आप जिंक ऑक्साइड आपको दो तरीके से ऑब्टेन करना पड़ रहा है, बिकॉज एक सल्फाइड हो रहा है, एक कार्बोनेट हो रहा है। ऑक्साइड के बाद प्रोसेस फिर कॉमन हो जाता है ना। चलिए एक केस स्टडी क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए बर्न्स विद अ गोल्डन फ्लेम इन द एयर। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन ही आपको सारा बता दे रही है, इट इज सोडियम, गोल्डन फ्लेम सोडियम की होती है बर्न करते हुए बेटा। आप जैसे इसको एयर में छोड़ेंगे, इट विल स्टार्ट बर्निंग एंड द फ्लेम विल बी ऑफ अ गोल्डन कलर, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, ए का रिएक्शन आप बी से करा रहे हो, ए पे हमें डाउट है कि ये सोडियम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17 है बी का, तो ये तो क्लियर ही मिल गया हमें कि ये Cl है। टू गिव अ प्रोडक्ट सी, सी हमारा मतलब NaCl हो गया, राइट यहां तक हम ये देख पा रहे हैं। इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सी, आपने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है और आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, विच इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखो यहां तक जो फर्स्ट पोर्शन था उसमें आपको मेटल नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने थे, बट जो आगे का पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो चैप्टर 2 से आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मिक्सचर होगा कि आपको एटॉमिक नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कंपाउंड का नेचर पूछ लिया है, ऐसा मिक्सचर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि NaOH, H2 और Cl2 मिलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लोरअल्कली प्रोसेस, राइट। ABCD हमने, D क्या बोला गया है, कंपाउंड D, ये D हो गया NaOH, easy। Identify ABCD, also write down the equations of the reactions involved। टेक्निकली देखो ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, नॉट मोर देन दैट। ये ABCD आइडेंटिफाई करने के 1 नंबर लगा लो, 1 से 1.5 नंबर, बाकी 1.5 नंबर तुम्हारे रिएक्शंस के हो गए। उससे ज्यादा वेटेज इस टाइप के क्वेश्चन को भी मिलनी मुश्किल है बेटा, ठीक है। तो आई गेस वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। नाउ सो एलिमेंट ए इज सोडियम, सारा कुछ हमने बेसिकली ये लिख लिया है वैसे, बट आंसर गिवन है। नाउ मेटलर्जी, सजेस्ट अ मेथड ऑफ रिडक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स ड्यूरिंग देयर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटल्स ऑब्टेन करने हैं बेसिकली, लास्ट जो आपका स्टेप है वो आप कैसे करेंगे। मेटल ए विच इज वन ऑफ द लास्ट और सेकेंड और थर्ड पोजिशन इन द रिएक्टिविटी, वन ऑफ द लास्ट और सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, तो इनका तो बेटा सिंपल है, इनके तो आप ऑक्साइड को ही हीट कर दोगे तो ही आपको मेटल मिल जाएगा। जैसे आप मर्क्यूरी और कॉपर के केस में देखते हैं, आप सिंपली ऑक्साइड को हीट कर सकते हैं, राइट। मेथड ऑफ रिडक्शन, हीटिंग द ऑक्साइड। अब देखो मेटल बी विच गिव्स विगरस रिएक्शन इवन विद वाटर एंड एयर, मतलब कि अगर मान लो ये मेटल बी का मैं सोडियम ले लूँ एग्जाम्पल, सोडियम का कैसे करते हैं आप, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, आप किसी मेटल से नहीं कर सकते, राइट। थर्ड मेटल सी विच इज इन द केप्ट इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को जब हमें रिड्यूस करना है तो वी यूज कोक, या अगर हमें Fe2O3 को रिड्यूस करके आयरन लाना है तो हम कभी ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज एल्यूमिनियम टू गिव यू द मेटल, राइट। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये तीनों टाइप के मेटल्स का पूछ लिया गया। दिस कैन कम एज अ 3 मार्क क्वेश्चन। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन आए वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल वी शुड नो,
राइट। या एक केमिकल रिएक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, कार्बन भी कर सकते हो फर्स्ट केस में भी, अदरवाइज हीटिंग से भी हो जाएगा। देन हाँ बेसिकली सेम चीजें। नाउ अ मेटल एक्स, ये कोरोजन बेस्ड है भाई। अ मेटल एक्स acquires a green color coating on its surface on exposure to air। ग्रीन कलर की रस्ट वो मतलब हाँ ग्रीन कलर की लेयर किस पे आती है? दैट इज कॉपर, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH2। ये लेयर आती है एक्स के ऊपर, तो एक्स आपका सीधा सीधा कॉपर हो गया, राइट। एक्स तो कॉपर हो गया, डाउट ही खत्म। आइडेंटिफाई द मेटल एक्स एंड द नेम द प्रोसेस फॉर दिस चेंज। एक्स आपका कॉपर है एंड प्रोसेस है आपका कोरोजन। सिर्फ नेम करने को बोला गया है, तो इससे ज्यादा इस पार्ट में ना मेहनत करें, एक ही नंबर का है, ठीक है। अगर ये बोला जाता कि ये क्यों हुआ वो बताइए, तो मे बी आगे हो। नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कलर कोटिंग। ये ग्रीन कलर कोटिंग का फॉर्मूला है, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसेस। प्रिवेंट आप पेंटिंग से कर सकते हो, ग्रीसिंग से कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू गैल्वेनाइजेशन। है ना, जो आपकी जनरल मेथड्स है टू अवॉइड कोरोजन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है मेटल इज कॉपर, प्रोसेस इज कोरोजन, बेसिक कॉपर कार्बोनेट आपका वो लेयर है। इट शुड बी कोटेड विद टिन, टिन से कोट कर दो, टिन काफी चीप पड़ता है। इट शुड बी मिक्स्ड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म अलॉयज। अलॉय भी बना दोगे तो भी हम कॉपर के आपके 2 फेमस अलॉयज हैं, एक कॉपर और जिंक का है दैट इज ब्रास, कॉपर और टिन का है दैट इज ब्रॉन्ज। तो कॉपर के तो अलॉयज भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। ओके, नाउ अगेन सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स सोडियम ऑक्साइड। पहली बात जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऑप्शंस पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड योरसेल्फ। सोडियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, डू क्रिस क्रॉस। बिल्कुल सिंपल, कॉम्प्लिकेट मत करना, जो सबसे सिंपल मेथड है उसी को उठाओ। द फॉर्मूला कम्स आउट एज Na2O। इससे हमें कॉमन सेंस पता चल रही है, ऑब्वियसली इट्स एन आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, तो मतलब 2 सोडियम आयंस हैं एंड एक ऑक्साइड एनायन है कि नहीं? 2 सोडियम आयंस हैं एंड एक ऑक्साइड एनायन है, यही तो बन रहा है कंपाउंड, राइट। 2 सोडियम आयंस, लास्ट शेल एम्प्टी हो गया, और एक ऑक्साइड है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है आफ्टर दिस कंपाउंड फॉर्मेशन, और इस पे 2- चार्ज है। दिस इज योर कंपाउंड, बेसिकली आयंस ये हैं। अब ऑप्शंस देखो, हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि ये आयंस हमें दिख जाए ऑप्शंस में, तो हम चूज कर लेंगे, राइट। Na+2 मतलब एक सोडियम आयन जिस पे +2 चार्ज है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सोडियम विल नेवर लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 सोडियम आयंस, एक ऑक्साइड एनायन जिस पे -2 चार्ज है, दिस लुक्स गुड, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखो, 2 सोडियम आयंस, 2 ऑक्साइड जिस पे -1 है, नो, ऑक्साइड इज -2 ओनली। एक सोडियम आयन, एक ऑक्साइड एनायन, नो, चार्जेस बैलेंस नहीं हो, दिस इज नॉट द कंपाउंड। सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन हियर। ये तो सिंपल है, देखो बेटा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं थोड़े, ठीक है, जैसे Fe2O3 आ गया या आपका Al2O3 आ गया, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आयंस की गिनती ज़्यादा होगी, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। एक क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, जब सैम्पल पेपर में आ गया ना बेटा, तो समझ लो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें भी आपको ये क्वेश्चंस दिखे उनकी प्रैक्टिस करो। और सीबीएसई खुद ही दे रही है अगर ये सैम्पल पेपर में, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके ओके, अगेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। फॉर द ऑक्साइड टू बी बेसिक योर एलिमेंट हैज टू बी अ मेटल। कौन सा मेटल है देखो, 2,5 नहीं, इट्स अ नाइट्रोजन, नॉट हैपनिंग। 287 इट्स क्लोरीन, नॉट हैपनिंग। 284 सिलिकॉन, नॉट हैपनिंग। 281 सोडियम, यस इट्स हैपनिंग। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 होने चाहिए, तभी बेसिक ऑक्साइड बनने के चांसेस हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। चलिए, an element M has 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell। पहले लिखो KLM, K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, तभी तो M में आएंगे। अब M में कहा गया, M में सेकंड से आधे हैं, सेकंड में 8 हैं तो M में 4 हो गए। वेरी इजी। M का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2 8 4 14। वेरी इजी क्वेश्चन। ये आ गए क्वेश्चंस तो चांदी हो जाएगी हमारी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखना, ज़्यादा देखो सीबीएसई ना बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता है चीज़ों को, बस मेन ये है कि कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो उस पर कितना भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फोकस रखो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपके मेटल्स की रिएक्टिविटी है बेटा, रिएक्शन विद वाटर जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें रिएक्टिविटी डिस्टिंक्टिवली दिखती है, वो आने के चांसेस भी हैं एग्जाम में। कौन सा मेटल फ्लोट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा विगरस रिएक्शन दे रहा है, कौन सा आग पकड़ ले रहा है, कौन सा नहीं रिएक्शन दे रहा स्टीम के साथ भी। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये चाहे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में नहीं आया या पुराने PYQs में इतना देखने को नहीं मिल रहा है, बट दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और CBSE को कभी भी लग सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के लिए वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड रिएक्टिविटी इन जनरल फॉर योर एग्जाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Next, assertion reason question again from the sample question paper. Rusting of iron is endothermic in nature. ये assertion में लिखा है, wrong. As the reaction is slow, the release of heat is barely evident. This is correct. Rusting of iron एक exothermic process है बेटा, but जो amount of energy जो release होती है बहुत कम होती है and this process takes a lot of time. So even if वो हो भी रही होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। So first statement wrong हो गई, reason correct है, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को 1 नंबर की वेटेज मिल गई है बेटा, ठीक है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसमें 1 नंबर दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन को, कोरोजन में से यही उठाया गया बस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भाई, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी उसी में से पेपर आना है, ध्यान रखना। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। देखो रिएक्शन तो होती ही है, वो हमें पता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे कि रिएक्शन हो गई है, हम कैसे बताएं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्टली बबल्स ऑफ द गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, उसके बबल्स दिखाई देंगे। चेंज इन कलर, सिल्वर ग्रे टू ब्लैक। देखो ये तुम चाहो तो लिख दो, बाकी मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड आर्ग्यूमेंट बेटर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और गैस के बबल्स आएंगे। कलर शायद तुम देखो भूल भी जाओ, तो मेरा कहने का मतलब है अगर तुम ये याद रख सकते हो तो ये पॉइंट भी याद कर लो, अदरवाइज आपसे 2 ही आर्ग्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो ऑप्शन ए और सी बेटर है, बिकॉज एक मेटल का एसिड से रिएक्शन है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक्सोथर्मिक होगा, एंड हाइड्रोजन गैस आ रही है तो बबल्स भी आएंगे ही। These 2 things are understandable, but ऑप्शन बी अगर आप याद कर सकते हो तो ही करना, नहीं तो पंगे मत लो, ठीक है। All right. Question number 18, which is also the last question of your session, again from the sample question paper. इसमें से कितना पार्ट इस चैप्टर में से है वो मैं बता दूंगी आपको। A metal M with electronic configuration 283, मतलब एल्यूमिनियम है, यहाँ से हमें पता चल गया। Combines separately with chloride and sulfate ions. Write the chemical formula of the compounds. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो क्लोरीन के साथ बन जाएगा AlCl3, सल्फेट के साथ बनेगा Al2SO4 थ्राइस। वाई? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, जितना रेडिकल पे चार्ज होता है, ठीक है, तो Al2SO4 थ्राइस बनेगा। फॉर्मूले बता दिए तुमने कंप्लीटली फ्रॉम चैप्टर 3। Predict the suitable reason. Predict with suitable reason the nature of the bond formed by element M in general. Element M is a metal. इसकी electronic configuration 283. It has 3 valence electrons. So to attain the nearest noble gas configuration, it will lose 3 electrons. तो ये ionic bond बनाएगा. Right? It has an electropositive nature. How will the electrical conductivity of the compounds formed vary with respect to M? आपके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो मॉल्टन और एक्वा स्टेट में
कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। बस सिंपल ये है और कोई बात नहीं है। चलिए फर्स्ट पार्ट, इसके आंसर्स गिवन है, बाकी डिस्कशन हमारा मेन इशू होता है। अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स, देखो ये ध्यान रखना, ये फेवरेट मेटल है, कॉपर है ये, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई, सॉरी CuO, ठीक है जी। आगे ये Y हो गया तुम्हारा। विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2, अगर मैं इसको H2 की प्रेजेंस में हीट कर दूं तो ये रिएक्शन चैप्टर 1 में गिवन है बेटा आपको। H2O, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, आ भी जाती है एग्जाम में, गिव्स द मेटल X बैक, मेटल X आपको वापस मिल गया। X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. Identify X, Y. Draw a well-labeled diagram to define the process of refining. कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग CBSE के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, इसलिए मैंने MCQ भी रखा था इसी सेशन में, ठीक है। आई होप यू गाइज वर सीइंग एवरीथिंग। तो देखिए ज़रा, MCl3 M2SO4 फर्स्ट पार्ट के आंसर्स हैं वो हम कर चुके हैं, तो उस पर हम ध्यान ही देते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, X कॉपर है, Y इज CuO। रिफाइनिंग का डायग्राम ये है भाई, ठीक है। अब देखो क्या इसमें डिटेल मांगी थी, नहीं, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम, इन्होंने सिर्फ डायग्राम मांगा। तो केमिस्ट्री में एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, कैथोड, एनोड और आपका ये सॉल्यूशन। अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से खुद ही ड्रॉ करूं, पिक्चर तो चलो है आपके रेफरेंस के लिए, बट खुद ड्रॉ करते हैं। आप लीजिए सेटअप, ठीक है। सेटअप में आपने ले लिया इम्प्योर कॉपर की एक बड़ी सी रॉड और एक छोटी रॉड ले ली प्योर कॉपर की। हमें प्योर कॉपर पे चाहिए मेटल आके जमा हो, है ना। प्योर पे तो जमा करना है, इम्प्योर से निकालना है, प्योर पे जमा करना है। तो प्योर को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। इसकी वायरिंग वगैरह आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। नेगेटिव पे आगे जमा होंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा प्योर कॉपर को, और पॉजिटिव बनाएंगे इम्प्योर को, राइट। सॉल्यूशन सेम मेटल का एक इलेक्ट्रोलाइट होगा बेसिकली, विच इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एसिडिफाइड है ताकि कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकें, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखो प्रोसेस क्या होता है। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर आयंस हैं और सल्फेट आयंस है। कॉपर आयन है तुम्हारा नेगेटिव आयन, तो वो पॉजिटिव आयन, तो सीधा सीधा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होगा। सल्फेट है नेगेटिव, जाएगा पॉजिटिव पे। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा वहां पे कॉपर आयंस है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है भाई, कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कॉपर आयन को पकड़ लेगा, कंबाइन करके वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये सल्फेट बेसिकली कॉपर आयंस को रीस्टोर करता रहेगा, इधर से निकाल के सॉल्यूशन में रीस्टोर होते रहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल के विद द हेल्प ऑफ सल्फेट। तो अल्टीमेटली जो मोशन है कॉपर आयंस का वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दिखाई देगा, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है विच इज इम्प्योर कॉपर, ये पतला होता चला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड थिक होता चला जाएगा। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगेन रिमाइंडिंग यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आएगी एग्जाम में, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड थ्योरी क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेटा चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 4 में मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा 4 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन सेक्शन डी एंड सेक्शन ई चैप्टर 4 से ही एक्सपेक्टेड है, सो इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि उस चैप्टर से नहीं आने वाले हैं। वी विल बी प्रैक्टिसिंग थ्योरी क्वेश्चंस इन डिटेल। तो ये रेडी रहना क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा बेटा। 9 मार्क्स ऑफ योर साइंस एग्जाम विल डिपेंड ऑन द नेक्स्ट सेशन, सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट इन द सेशन, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो दिस इज सुष्मिता शर्मा, दिस वॉज योर PYQs ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू सो मच, बाय बाय।